जनवरी मंथ का तीसरा एग्ज़ाम होने जा रहा है 18 जनवरी को। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और बहुत ध्यान से सभी इन्फॉर्मेशन को सुनना, क्योंकि हमने रिसेंटली आईडीपी का सेमिनार अटेंड किया था। उसमें बहुत ज़्यादा बातें निकल कर आई कि स्टूडेंट को 5 या फिर 5.5 बैंड क्यों दिए जाते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके लिए बता दी है, बट आपको वो गलतियां कल एग्ज़ाम में नहीं करनी। अगर वो गलतियां करोगे तो आपके भी 5 या फिर 5.5 ही आएंगे, ये सच है। बात करते हैं लास्ट 2 एग्ज़ाम की। तो लास्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्रिडिक्शन 100% हिट रही है। चाहे रीडिंग 1 पैसेज हो, चाहे राइटिंग, चाहे स्पीकिंग, चाहे टास्क 2 हो, 100% सेम हमें देखने को मिला। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि कल के एग्ज़ाम में जिन स्टूडेंट्स ने हमारे से प्रिडिक्शन ली है उनकी भी 100% हिट जाए और उनका रिजल्ट भी 100% आए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। सो किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन और पीडीएफ चाहिए कल के एग्ज़ाम की, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। ओनली वन डे लेफ्ट रह चुका है जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 18 जनवरी को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में, बट 18 जनवरी को हमारे टॉपिक को होने वाले हैं लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो सबसे ज़्यादा 100% स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं और बाद में उनका बैंड स्कोर आता है 5.5। आपने ऐसे स्टूडेंट बहुत देखे होंगे जिनका इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, इंस्टीट्यूट में उनका 6 + 6.5 बैंड आते हैं, बट जब वो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में उनका बैंड स्कोर 5.5 रह जाता है। ऐसी क्या गलतियाँ हैं? हमने रिसेंटली आईडीपी का सेमिनार अटेंड किया, उसमें क्वेश्चन पुटअप करे गए कि 5.5 बैंड क्यों देते हैं सभी स्टूडेंट्स को, खासकर रीडिंग में और राइटिंग में। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग के बारे में। रीडिंग सबसे एक मेन टॉपिक है। अगर हम रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग में मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट करने तो बैठ जाता है रीडिंग। जब रीडिंग वो करने बैठता है तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है ना, उसका जो एनर्जी लेवल है वो 100% होता है। और पार्ट पैसेज 1 भी हमारा इजी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पैसेज 2 की बात करें, पैसेज 2 थोड़ा सा हमारा मॉडरेट टाइप आ जाता है। पैसेज 3 की बात करें तो पैसेज 3 हमारा डिफ़िकल्ट टाइप होता है। तो अब मैंने स्टार्टिंग में मेरा एनर्जी लेवल 100% है और टास्क है ईजी। टास्क मुझे कौन सा मिला है? ईजी टास्क मिला है। फिर मेरा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, 70% रह जाता है, 50% रह जाता है और करते करते 10%। जब डिफ़िकल्ट टास्क हमें देखने को मिलता है, डिफ़िकल्ट पैसेज देखने को मिलता है, हमारा एनर्जी लेवल हो जाता है 0, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है रीडिंग में। पहला रीज़न ये है। सेकंड रीज़न की बात करें तो उन्होंने सेकंड रीज़न बताया कि जब स्टूडेंट अपना कर रहा होता है, मोस्टली वो पजल होता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, तो क्या करता है, जहाँ पर उसने ट्रू फॉल्स हमें देखने को मिलते हैं और साथ में देखने को मिलते हैं येस और नो। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जहाँ पर अब स्टूडेंट को क्वेश्चन मिल चुके हैं, स्टूडेंट ने जहाँ पर येस नो लिखना होता है वहाँ पर वो ट्रू फॉल्स लिखाता है, और जहाँ पर उसने ट्रू फॉल्स लिखना होता है वहाँ पर वो यस नो लिखाता है। मतलब कि इनका जो उल्टा कर देता है, जिसकी वजह से जो उसका आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है, मतलब कि वो गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बैंड स्कोर नहीं दिया जाता। अब आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जहाँ पर ट्रू फॉल्स है वहाँ पर ट्रू फॉल्स ही लिखना है, जहाँ पर यस नो है वहाँ पर यस नो लिखना है। थर्ड इज, अब बात करते हैं ब्लैंक्स की। फिल अप द ब्लैंक्स। मेनली क्या होता है कि जहाँ पर हमें 1 वर्ड लिखना होता है वहाँ पर हम 2 वर्ड्स लिखते हैं, और जहाँ पर हमें 2 वर्ड्स लिखने होते हैं वहाँ पर हम 1 वर्ड लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स की, कि जिसकी वजह से उनका बैंड 5 या फिर 5.5 आता है। तो आपने ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी। थर्ड इज़, अभी मैं आपको सिर्फ 3 बताए हैं, तीनों का थर्ड इज़ है MCQ। पहले मैंने आपको बताया ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, देन मैंने आपको बताया फिल अप द ब्लैंक्स, थर्ड इज़ MCQ। यही तीनों के सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं आपके कल के एग्ज़ाम में। MCQ में क्या होता है, हमारे पास A, B, C और D 3 क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है,
और क्वेश्चन के बाद हमारे पास हमारा एक पैसेज है, पैराग्राफ है, जिसमें से हमें क्वेश्चन रीड करना है। अब क्या है, जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप ABCD को रीड करोगे, उसके बाद आप फाइंड करने जाओगे पैराग्राफ में आंसर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आंसर लगाऊं। कोशिश करना पहले क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को रीड करने के बाद सीधा उसकी लोकेशन पे जाना, पैसेज में लोकेशन पे जाने के बाद अपना आंसर फाइंड करना, आंसर फाइंड करने के बाद इनके साथ मैच करना कि आपका आंसर क्या आएगा। इसमें क्या होगा कि आपका जो आंसर मैच तो हो जाएगा, बट उसमें दो आंसर नहीं होंगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपका A आंसर नहीं होगा, आपका D आंसर नहीं होगा, बट दोनों में से आपका एक आंसर होगा। आपको ये दोनों ही लगेंगे, आंसर आपको ये दोनों ही लगेंगे, बट आपने क्या करना है, आपने इनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद आपने उनकी पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेज करने के बाद आपने अपना राइट आंसर लगाना है, चाहे वो B है चाहे वो C है। मतलब चारों की बात नहीं करेगा, बात सिर्फ वहाँ पर दो की होगी और दोनों में से एक आपको चूज़ करना है अपना राइट MCQ आंसर सही करने के लिए। ये तो रीडिंग के बारे में। राइटिंग के बारे में हम क्या करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सही नहीं लिखते। एक स्टूडेंट की मैं बात बताता हूँ, रिसेंट एग्ज़ाम दिया था स्टूडेंट ने। हमारे पास मान लो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, इंट्रोडक्शन, देन हमारे पास B1, देन हमारे पास B2 और देन हमारे पास कंक्लूजन। बच्चे ने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिखी, B1 लिखा, B2 के लिए टाइम नहीं था, सीधे कंक्लूजन लिखी और उसका राइटिंग में 6.5 बैंड स्कोर आया। ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि उसने इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखी थी, पैराफ्रेजिंग कर कर लिखी थी, सिनोनियम वर्ड्स ऐड करके लिखी थी। कंक्लूजन भी उसने बहुत अच्छा लिखा था, क्योंकि उसने जो B2 में पॉइंट देने थे उसने सिर्फ कंक्लूजन में दे दिए। तो एग्जामिनर ने इस चीज़ से इंप्रेस होकर उसको 6.5 बैंड दिए। सो कोशिश करनी है पैराफ्रेजिंग करने की, इंट्रोडक्शन की और कंक्लूजन की, साथ में वोकैबुलरी और सिनोनियम वर्ड ऐड करने की। ज़्यादा भी नहीं ऐड करने, एक लिमिटेड वर्ड्स ऐड करने हैं अगर आपने बैंड स्कोर लेने हैं कल के एग्ज़ाम में। जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने आपको बता दी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।